ये बात उन दोनों की है जब मैं प्रिंट मीडिया में काम करता था। तब एक दिन एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि मेरे मोबाइल में कुछ थोड़ी गड़बड़ है, क्या तुम देख के बता सकते हो कि इसमें क्या कमी है। जैसे ही उस अधिकारी का मोबाइल मैंने अपने हाथों में लिया है और उसको ठीक करने की जितना मुझे आता था उससे कोशिश कर रहा था, तभी कुछ ऐसी साइटें खुल जाती हैं जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अधिकारी भी वहीं बैठे हुए हैं और मैं उस मोबाइल को जब देख रहा था तो सारी पॉर्न साइट खुल जाती हैं, उसमें बहुत सारी पिक्चरें दिखने लगती हैं अपना आप ही। और वो अधिकारी ने एकदम से मेरे हाथ से मोबाइल छीना और कहा कि ये सब रहने दीजिए, बस पता नहीं क्यों अचानक से खुल रहा है। तो आप इस बात से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उस अधिकारी ने पहले से ही वो सारी साइट खोल के देखी होंगी, इसलिए वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पड़ी हुई थी और हिस्ट्री में पड़े होने की वजह से ही मोबाइल परेशान कर रहा था। उस अधिकारी की उम्र लगभग 55 साल के आसपास। अब अधिकारी रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड तो हो गए हैं, लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापे में जब किसी इंसान को इश्क हो जाए तो वो इतना आसान नहीं होता, लोगों की नजरों में आता है तो दिक्कतें भी होती हैं। और किसी शायर ने बिल्कुल ठीक लिखा है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनने जा रहा हूं, इस सच्ची कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। बुढ़ापे में एक ऑफिसर को इश्क हो जाता है और इसी इश्क के चक्कर में जान चली जाती है। न केवल जान जाती है बल्कि पूरी जिंदगी जो इज्जत कमाई थी वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही में चली जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा, और आगरा में एक इलाका है न्यू आगरा। दरअसल उसका सुरेश नगर की कोठी नंबर 1, जो कि अपना आप में बहुत मशहूर कोठी है, क्योंकि मशहूर इसलिए है क्योंकि वीर अब्दुल हमीद के साथ वो सेना में थे, आर्मी में थे, और बीएसएफ से रिटायर्ड होने के बाद, डीआईजी के पद से रिटायर्ड होने के बाद वो आगरा के सुरेश नगर इलाके की कोठी नंबर 1 में रहते थे। बात कर रहा हूं 9 अक्टूबर 2015 की। अचानक से ही जैसे शाम के 5:30 बजे थे, घर की नौकरानी नसरीन जब घर का दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद जब अंदर झांक कर देखती है तो पूरे घर का सामान तहस नहस पड़ा हुआ था। और अंदर जाती है तो अंदर जाने के बाद देखती है तो कोठी में जो रसोई है, किचन है, उस किचन के सामने जो डीआईजी साहब हैं, जिनका नाम सैयद अब्दुल कादिर, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देखने के बाद वो नौकरानी अंदर जाकर जितनी तेजी से गई थी उससे कहीं तेजी से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। उसकी चीख पुकार की आवाजें सुनने के बाद जो आसपास के लोग अपने अपने घरों में थे वो भी कहीं ना कहीं दौड़ के आ जाते हैं और ये देखने के लिए कि डीआईजी साहब को आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। जब लोगों ने घर के अंदर झांक कर देखा तो डीआईजी साहब की किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उनके गले में चुन्नी पड़ी हुई थी। उसी दुपट्टे, उसी चुन्नी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद किसी ने इसी से इनकी हत्या की है। पूरे घर में जहां तहां सामान फैला हुआ है, बिखरा हुआ पड़ा था। और इसी बात को देखते हुए पुलिस मौके पर आती है और जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है कि डीआईजी साहब अब्दुल कादिर साहब का किसी ने मर्डर कर दिया है, कत्ल कर दिया है, तो जाहिर सी बात है पूरे आगरा पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये कोई आम ऑफिसर नहीं थे बल्कि वीर अब्दुल हमीद के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत अच्छे साथी रहे हैं। और ये खबर आग की तरह जब फैलती है तो मामला फिर मीडिया में जाता है, सोशल मीडिया में जाता है और हड़कंप समझ जाता है। हर कोई यही कह रहा था कि पुलिस प्रशासन के इस राज में, समाजवादी पार्टी के इस राज में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। एक बुजुर्ग डीआईजी वो भी सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी ली जा सकती है। लोगों में उबाल बढ़ने लगा, रोष बढ़ने लगा। पुलिस ने उस शव को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। लेकिन इस बीच यहाँ पर आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सीओ, कोतवाल, तमाम पुलिस फोर्स मौके पर आ जाती है। शहर के जिम्मेदार भी लोग आ जाते हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी आ जाते हैं और रिटायर्ड ऑफिसर भी आ जाते हैं। तमाम लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि इस अच्छे इंसान की किसने हत्या की है, इस घटनाक्रम का जितनी जल्दी हो सके खुलासा कर दी जाए। घर की हालत को देखकर लग रहा था किसी ने लूट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया है। जब पुलिस वाले इस घर की नौकरानी नसरीन से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, तुमने क्या देखा है, तो कहती है साहब मैं तो घर से बाहर चली गई थी। शाम को 5:30 बजे के आसपास जब घर में आई तो सारा सामान इधर उधर फैला हुआ देखा। पुलिस वालों ने उससे और बातचीत करने की कोशिश की। तब उस महिला ने कहा कि साहब दिन में आज हमारे साहब बैंक गए थे, कह रहे थे कि 2 लाख रुपए निकाल के लेके आने हैं। उन्हीं 2 लाख रुपए की वजह से हो सकता है किसी ने हत्या की हो। पुलिस वालों ने बहुत ही कम समय में इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और सीधे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं बैंक के अंदर, ये देखने के लिए कि पैसे निकाले गए हैं कि नहीं निकाले गए। वाकई सचमुच पैसे निकाले गए थे। वो बैंक पहुंचे थे, सही टाइम पे पहुंचे। उसके बाद सीधा मस्जिद पहुंचे, नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद घर आते हैं और इसी बीच में कोई व्यक्ति आता है, कोई बदमाश आते हैं, कोई गुंडे आते हैं और उनकी हत्या करके चले जाते हैं। वो कौन थे, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस प्रशासन की अलग अलग 5 से ज्यादा टीम बनाई गई
और पांचों की पांचों टीमें वो आगरा के अलग अलग हिस्सों में काम करना शुरू कर देती हैं। एक टीम जेल के अंदर जाती है, जेल के बदमाशों से जाकर मुलाकात करते हैं, पूछते हैं कि इस घटना को कौन अंजाम दे सकता है। एक टीम वकीलों के पास जाती है, जो वकील बदमाशों का केस लड़ा करते थे कि ऐसा कौन सा बदमाश है जो कि इस घटना को अंजाम दे सकता है। और उस इलाके के जितने भी घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जाता है। और चारों तरफ हाथ पैर मारने के बाद पुलिस के हाथ खाली थे और लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा था। जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था, पुलिस पे वैसे वैसे दबाव बढ़ रहा था। आखिरकार करे तो पुलिस क्या करे, पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था। एक बार फिर से उसी नौकरानी से बातचीत करने की कोशिश की जाती है। नौकरानी से पूछा जाता है कि जो भी हुआ है शुरू से फिर से बताओ। नौकरानी फिर से बताने की कोशिश करती है, वही बात जो उसने पहले बताई थी। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि तुम कहती हो 2 लाख रुपए निकालने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने 2 लाख रुपए नहीं निकाले, बल्कि 5 अक्टूबर को उन्होंने अपने खाते से निकाले थे 27,000 रुपए और 9 अक्टूबर को अपने खाते से निकाले थे 45,000 रुपए, जो कि मिला के 72,000 रुपए होते हैं। दरअसल ये डीआईजी साहब के 2 बेटे, एक बेटी भी है। बेटी की शादी हो चुकी है और बेटे जो हैं वो नौकरी के सिलसिले में अपने इस आगरा के शहर से कहीं दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं। घर में कोई रहता नहीं है। और इनकी जो अहलिया हैं, पत्नी है, बीवी कहें, उनकी वाइफ, उनका 7 साल पहले यानी कि सन 2007 में उनका इंतकाल हो जाता है। कैंसर से वो मर जाती हैं। उसके मरने के बाद ये घर में अकेले रहते हैं। बच्चे भी, उनकी बेटी भी लगातार इन पर दबाव बना रहे थे, कह रहे थे कि अब्बू तुम हमारे साथ चलो, यहाँ अकेले कैसे रहोगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कोठी जो बनाई थी, उस कोठी में कहते थे कि मेरा यहाँ मन लगता है। अपना मन लगाने के लिए वो उसी कोठी में रहते थे और इनकी खिदमत के लिए नसरीन को लगाया गया था। अब नसरीन से फिर पुलिस पूछताछ करती है तो वही रटा रटाया जवाब देती है। पुलिस वाले जब उसको थाने लेके जाते हैं, पुलिस वाले अपने अंदाज में, अपने तरीके से जब इस महिला से बातचीत करने की कोशिश करते हैं नसरीन से, तो नसरीन वाकई चौंकाने वाली बात करती है, जिसको सुनने के बाद न केवल पुलिस वाले परेशान थे बल्कि पूरा आगरा शहर भी हैरान हो जाता है, सख्ते में आ जाता है, चौंक जाता है कि आखिरकार ये महिला ऐसा कैसे कदम उठा सकती है। दरअसल वो कहती है कि इनकी अहलिया की मौत के बाद ये अकेले पड़ गए थे और इसी बीच में इनका ख्याल रखने के लिए उसको 2,500 रुपए महीने के हिसाब से रखा गया था। नजदीकियां डीआईजी साहब से बढ़ने लगी और डीआईजी साहब से नजदीकियां बढ़ने लगी। जब डीआईजी साहब के घर पर कोई मिलने के लिए आया करता था तो उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। यानी कि इस घर पर वो कहीं ना कहीं एकाधिकार जमाना चाहती थी, मालिक बनना चाहती थी। और जो भी कोई मेहमान आता था उसके साथ वो बदतमीजी से पेश आती थी। और जब ये बात डीआईजी साहब को बताया करते थे तो डीआईजी साहब पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसी बात की चर्चा धीरे धीरे सब रिश्तेदारों में फैल जाती है कि आखिरकार इस महिला में ऐसा क्या है जो हम बात कुछ कहते हैं और डीआईजी साहब सुनते ही नहीं है। तब लोगों को पता चलता है कि डीआईजी साहब को इस नौकरानी से मोहब्बत हो गई है, उनके इश्क के जाल में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं और जैसा ये महिला चाहती है वैसा ही होता है। और एक बार इसके बेटे ने या डीआईजी साहब के बेटे ने अपने ही अब्बू पर ये दबाव बनाया, उनकी बेटी ने, उनके दूसरे बेटे ने, रिश्तेदारों ने, कि ये महिला अब घर के अंदर आएगी ही नहीं। और इस महिला को यानी कि नौकरानी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर भेजने की तैयारी चल रही थी। हालांकि बताते चलें आपको कि इस घर में एक ऐसा परिवार भी आया था जो डीआईजी साहब का बेइंतहा ख्याल रखता था, जो कि घर में ही किराए पर रहते थे और इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। चाहे बिजली का बिल जमा करना हो या बहुत सारी बाजार की जरूरतें हों, वो परिवार पूरा करता था। लेकिन नौकरानी का कुछ इश्क का भूत कुछ इस कदर हावी था कि उस अच्छे भले किराएदार को भी उन्होंने अपने घर से निकाल दिया, यहाँ से भेज दिया। तो चले तो जाते हैं किराएदार, ये अकेली रह जाती है। और इस नौकरानी ने अपनी बहन को और उसकी बहन की बेटी को भी घर के अंदर रखा। जब उसे मालूम हो जाता है कि अब हमारे यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, यहाँ से निकालने का वक्त आ चुका है, ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से भगा कर ही मानेंगे, तब वो 1 महीने का समय मांगती है। और 1 महीने के समय मांगने पर ही वो कहती है कि मुझे बस 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं कहीं नई जगह अपने घर तलाश कर लूंगी। नई जगह घर तलाश करने के बाद तब मुझे यहाँ से भेज देना। 1 महीने का जो समय मांगा था, इस बात को लेकर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जिस घर में वो मालिकों की तरह रहती थी और मालिक के साथ ऐसी मजबूत रिश्ते में वो बन चुकी थी, इस रिश्ते को ये आखिरकार खत्म कैसे कर सकते हैं। तभी उसने 9 अक्टूबर को जब वो बैंक से आते हैं तभी वो महिला घर में होती है और तभी गुस्से में आकर उनके गला दबाकर उसी चुन्नी से, जिस चुन्नी को वो अक्सर अपने किचन के अंदर हाथ वाथ साफ करने के लिए रखा करती थी, उसी से उनका गला घोंटकर हत्या कर देती है और इस जुर्म को वो स्वीकार कर लेती है। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच में इस इश्क की कहानी को नहीं लिखा, लेकिन अपनी जांच में उन्होंने इस महिला की बाकी सारी कहानी को बयां किया है। और ये कहानी जब लोगों तक पहुंचती है कि बुजुर्ग डीआईजी साहब को बुढ़ापे में जो इश्क हो जाता है, इसी इश्क के चक्कर में उनकी जान चली जाती है, तो लोगों को कहीं ना कहीं अफसोस था कि वाकई अकेलापन दूर करने के लिए इंसान क्या क्या जतन, क्या क्या नहीं करता। आजकल के ज़माने में बुढ़ापे में भी लोग कहीं ना कहीं या तो इश्क फरमाते हैं या कुछ करते हैं या फिर मोबाइलों पर अपना वक्त गुजारते हैं। जैसे कि कहानी के शुरू में मैंने कहा था कि एक ऑफिसर जो कि मोबाइल में कुछ ऐसी पिक्चर देखा करते थे जिससे उनका मन बहल जाया करता था, क्योंकि
अगर बुढ़ापे में कोई सच्चा साथी होता है, अच्छा दोस्त होता है, तो बीवी होती है, और बीवी ना रहे तो वो किसके साथ अपना वक्त गुजारे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें प्रद्युमन यादव पाली झांसी से हैं, फिरोज अंसारी, जिगर, ओम प्रकाश, बाबू, इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें शाहिद की वाइफ हैं। उनका ये कहना है कि इनकी वाइफ की 1 नवंबर को, आने वाले 1 नवंबर को डिलीवरी होनी है। आपको एडवांस में शुभकामनाएं, आपके घर में किलकारियां गूंजे और आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और वो बड़े होकर कुछ अच्छा इंसान बने, कुछ अच्छी कामयाबी हासिल करे। मोहित कुमार, योगेश भारद्वाज, नूर आलम, संदीप कुमार, और इनकी बीवी बीमार हैं, उन्होंने दुआ के लिए की थी। मेरे आप सभी से अपील है कि संदीप कुमार की पत्नी के लिए आप सब लोग दुआ करें। गोपाल, दिव्या देवी हैं इटावा से, मंजर आलम हैं, आशिफ बेग हैं, रिया राजपूत जोधपुर से हैं, लकी हैं, मोहम्मद दिलबर हुसैन असम से हैं, वेद प्रकाश सिन्हा छत्तीसगढ़ से, गोपाल सिंह, मोहम्मद तौफीक बिहार से, आशुतोष छत्तीसगढ़ से, राकेश बिश्नोई राजस्थान से, जमशेद खान फरीदाबाद से, पंकज कुमार झारखंड से, पारसनाथ झारखंड से। साथ ही शरीफ कुरैशी, सौरभ सिद्धार्थ मधुबनी बिहार से हैं, मनवीर सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो कमेंट लिखा था वो वाकई बहुत दर्दनाक है, परेशान करने वाला है। कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं मनवीर सिंह, जिससे कि आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को या हमें किसी को भी तकलीफ हो। ये गलत बात है, इस तरह की कमेंट में आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। विनोद कुमार अलीगढ़ से हैं, अयान सैफी सुल्तानपुरी से, राजा सिंह अम्बेडकर नगर से, जफर आलम, इनकी शादी है नवंबर में, आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटू चौधरी बुलंदशहर से हैं, शुएब अहमद सहारनपुर से हैं, सविता सिंह, उन्होंने प्रणाम किया था। आप सभी दर्शकों को ये कह रही थी कि मेरा प्रणाम जरूर बोल देना। ठीक है जी, आपका प्रणाम। अंकित यादव अमेठी से हैं, कमल कन्हैया दिल्ली से, इमरान शेख हैदराबाद से, प्रिंस आर्यन, मोहम्मद फैज, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।